नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नए सवाल के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे, तो मैंने जेएनयू स्कॉलर तनुज जी को फिर से अपने शो पे आमंत्रित किया है। आइए इनका स्वागत करते हैं। समय जाया न करते हुए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में तनुज जी ने बताया था कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काफ़ी बड़ी परिवर्तन और जिससे भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिली, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि 2014 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो गई। ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में चल रही जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, जो डिबेट डिस्कशन है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में या आम जनमानस में, वो सारी के सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के उपलब्धियों पे ही बात हो रही है। और दरअसल जाहिर सी बात है कि होनी भी चाहिए। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऐसे काम किए जो बड़े बदलाव लेकर आए, लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशंस रहीं, कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी रहे उनकी नीतियों को लेकर, जिस पे बहुत कम बात हो रही है, या कहीं बात हो रही है तो बहुत गंभीरता से उस पर चर्चा नहीं हो रही। जैसा कि मैंने पहले पिछले सत्र में भी एक जवाब में कहा था कि उदारीकरण का एक बहुत लाभ हुआ, जिसने एक बड़े तबके को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लेकिन उसी उदारीकरण ने, उसी एलपीजी रिफॉर्म्स ने भारत में एक इनकम इनइक्वालिटी लेकर आया, जिसको आर्थिक असमानता कहते हैं। एक बड़ा एक मुट्ठी भर का एक ऐसा समूह पैदा हुआ जिसने संपत्ति का केंद्रीकरण कर लिया, और एक जनमानस में जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए संपत्ति का, वेल्थ का, वो होने से वंचित रह गया ये देश। और उसका एक बहुत बड़ा हानि कहें या उसका बहुत बड़ा खतरा इस रूप में भारत में आया कि आज के दौर में, आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के 1% आबादी के पास 60% से ज़्यादा संपत्ति है। तो इतनी ज़्यादा असमानता इस देश के लिए कभी ना लाभदायक थी, और ये जनता के बीच एक बुरे मैसेज के तौर पे गया। और यही वजह रहा कि महंगाई बढ़ गई, क्योंकि जनता के परचेजिंग पावर घट गए, सामान खरीदने की क्षमता घट गई। और इसकी वजह से हुआ यूँ कि महंगाई बढ़ने से जो अपोजिशन पार्टियां थी, जिसमें प्रमुख पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे बखूबी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना लिया 2014 के चुनाव में। और साथ ही साथ 2009 से 14 के बीच, चूँकि 2004 से 2009 के बीच लेफ्ट पार्टियां भी मनमोहन सिंह की सरकार में, या यूँ कहें कांग्रेस के साथ अलायंस पार्टनर बनकर काम कर रही थी। लेकिन 9 से 14 के बीच हुआ यूँ कि 4 से 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, और उस डील में लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ सहमति नहीं जता रही थी, क्योंकि उनका एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड था, उनका एक प्रैक्टिकल स्टैंड था कि भारत उस पूंजीवादी देश के साथ खड़ा नहीं हो सकता है जिसने समाजवाद को पूरे विश्व में खतरा पहुंचाया। तो ये एक बड़ा वजह रहा कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस पार्टियों से इस न्यूक्लियर डील जो अमेरिका से किया गया था 2005 में, उसके खिलाफ अपनी राय रखी कांग्रेस पार्टी के साथ। और 2009 से 14 में जब सरकार दोबारा बनती है कांग्रेस की, तब लेफ्ट पार्टियां इस अलायंस से बाहर रहती हैं। और इसका हश्र ये होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जो 4 से 14 में जो भी लिबरल पॉलिसीज थी, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी 4 से 14 के बीच, जो लेफ्ट पार्टियों ने बैलेंस कर रखा था ताकि एक वेलफेयर सब स्टेट के तौर पे इंडियन स्टेट बनी रहे, वो 2009 से 14 के बीच कम्प्लीटली मिसिंग था। तो इस वजह से हुआ यह कि वो पूरा वेल्थ कैपिटलिस्ट स्टेट के तौर पे कुछ ओलिगार्स के पास, कुछ चंद पूंजीपतियों के पास सीमित होने लगा। और दूसरी बड़ी वजह, इसी काल में बहुत सारे आरोप लगे कांग्रेस के मंत्रियों पे और दूसरे अलायंस पार्टियों के मिनिस्टर्स पे स्कैम के, जिसमें प्रमुख तौर पे आपने सुना होगा 2G स्कैम, कोल स्कैम, टेलीकॉम स्कैम। तो ये सारे स्कैम जब जनमानस में पहुंचे और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया, जिसमें से आप अन्ना आंदोलन का आपने सुना होगा कि बहुत महीनों तक इस आंदोलन चला करप्शन के विरुद्ध। कांग्रेस के इसी स्कैम आरोप लगे थे जो स्कैम पे, उसके विरुद्ध बहुत दिनों तक चला।
और इससे एक भारी असंतोष जनता में पहुंचा, जिसकी वजह से एक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिला 2014 के चुनाव में। दूसरा और आखिरी मुझे लगता है तीसरा बिंदु होगा, जो आखिरी बिंदु भी है और महत्वपूर्ण है एक डेमोक्रेसी में। एक किताब है, मैं उसका ऑथर भूल रहा हूँ, लेकिन डज लीडरशिप मैटर्स, उसमें एक बात जिक्र है कि हाउ द लीडर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री डिलीवर्स हिज कम्युनिकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को डिलीवर कैसे करते हैं। तो मनमोहन सिंह की एक ऐसी छवि थी कि वो नीतिगत फैसले बहुत अच्छे लेते थे, उनकी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका जो डिलीवरी था, उनकी जो अपनी बात जनता तक पहुंचाने की क्षमता थी, उसमें कहीं ना कहीं जनता ने उसमें बहुत वीकनेस देखा, उसको बहुत कमज़ोर आंका। और सामने जो विपक्षी पार्टी थी, जब 2014 की चुनाव हो रहे थे, तो सामने जो अपोजिशन के पीएम कैंडिडेट थे, उनके वोकैबुलरी, उनका कम्युनिकेशन, उनका डिलीवरी इन डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुकाबले काफ़ी बेहतर माना गया। तो ये सारे प्रमुख कारण रहे जो कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया 2014 के चुनाव में। जाहिर सी बात है कि एक जब परीक्षण किया जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि 2009 से 14, जिसको हम लोग यूपीए 2 की सरकार कहते हैं, में वो कितने सक्षम थे और किस हद तक अपने मंत्रिमंडल को इस आरोपों से बचा ले पाने में सक्षम थे या नहीं थे, या वो स्कैम कितने जायज़ थे। तो इन बातों का भी परीक्षण होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सारी उपलब्धियों का परीक्षण होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे तमाम छोटे बड़े कारण रहे, लेकिन मैंने जिन कारणों का चर्चा किया, ये उन प्रमुख कारणों में से है जिन्होंने तात्कालिक तौर पे और आज तक इस बात की एक बौद्धिक लॉबी में चर्चा होती है कि कैसे ये बड़े कारण कांग्रेस को आज तक सत्ता से दूर बनाए रखने में सक्षम साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बारीक तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया। आप सबको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं नए सवालों के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।